नमस्कार आप सभी को। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं देश की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पास कर दिया है। अब यह संसद में पेश किया जाएगा और माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा। 1986 की दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब अस्तित्व में आ जाएगी। तो क्या है इसकी प्रमुख बातें, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला तो प्रमुख बात यह है कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा और संबंधित मंत्री को मानव संसाधन विकास मंत्री के बजाय अब शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही जीडीपी के 6% हिस्से को शिक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। इसके पहले मात्र लगभग 3.5% जीडीपी का हिस्सा ही शिक्षा के लिए खर्च किया जाता था। अब 10+2 शिक्षा व्यवस्था के बजाय अब 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यह कैसे लागू होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी के लिए 3 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही ग्रेड 1 के लिए 1 वर्ष और ग्रेड 2 के लिए 1 वर्ष, तो कुल हो गए 5 वर्ष। इसे पहला पायदान माना गया है इस पूरी शिक्षा व्यवस्था का। तो 5+3+3+4 सिस्टम का यह पहला हिस्सा है। इसमें खेल कूद के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही पूरे देश भर में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए NCERT के द्वारा संबंधित सिलेबस तैयार किया जाएगा। अब दूसरे हिस्से पे हम आते हैं। दूसरा हिस्सा आता है 3 वर्षों का, ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5। इसमें यह अपेक्षा की जाएगी कि बच्चों को गणितीय गणना आ सके, साथ ही साथ EVS एवं भाषा की इसमें शिक्षा दी जाएगी। सबसे विशेष बात यह है कि इस प्रकार की शिक्षा में मतलब ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 और शुरू के 8 वर्षों की शिक्षा मातृभाषा में दी जाने की बात कही गई है। इसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद का स्टेज और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह 3 वर्षों का है और इसमें आते हैं ग्रेड 6, ग्रेड 7 और ग्रेड 8। इसमें क्या है महत्वपूर्ण बातें? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टूडेंट के बीच में कौशल विकास अर्थात स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिश किया जाएगा। इसमें कोई भी स्टूडेंट खास करके 10 दिन का इंटर्नशिप कार्यक्रम करेगा। वो बस्ते का बोझ उसके पास में नहीं होगा, बल्कि वो बिना बस्ते के चाहे तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यदि कारपेंटर का काम सीखना है तो वो सीख सकता है, पेंटर का काम करना है तो वो सीख सकते हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वे 10 डेज़ का इंटर्नशिप कर सकते हैं प्रत्येक वर्ष के लिए, और इसका वैल्यू और ग्रेड उनके सर्टिफिकेट में दिखाया जाएगा। साथ ही ये प्रोफेशनल और वोकेशनल डिग्रीज़ उनके आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट के लिए काम आएगा। तो यहाँ पे देखा यह गया है कि शिक्षा को रोजगार परक बनाने की इसमें पूरी कोशिश की गई है। इसके साथ ही इसके बाद का जो पायदान आता है वो आता है 9वीं एवं 10वीं का, 9, 10, 11 और 12। ये इसका अंतिम पड़ाव है जो 4 वर्षों का है। मतलब 5+3+3+4 में जो चौथा स्टेज है और ऊपर का स्टेज है वो है 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक। तो इसमें 2 सेमेस्टर, प्रत्येक वर्ष में 2 सेमेस्टर के माध्यम से परीक्षा होगी और दोनों का भारांक रिजल्ट बनाने में तैयार किया जाएगा अर्थात मूल्यांकन में तैयार किया जाएगा। इसके साथ साथ इसकी यह विशेषता भी है कि बोर्ड के हौवे को ख़त्म किया जाएगा। मतलब देखा ये जाता था कि किसी कारणवश बच्चे यदि बोर्ड में अच्छा नहीं कर पाते थे तो उनका पूरा का पूरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाता था, लेकिन अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कराने से बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम का बोझ भी, बर्डन भी कम होगा और साथ साथ 2 एग्ज़ाम का इक्वल भारांक मिल करके उनके रिज़ल्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें
यह भी ध्यान देने की कोशिश की गई है कि जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो अपने आप में एक विलक्षण होगा, क्योंकि अभी तक मात्र टीचर्स ही बच्चों का मूल्यांकन करते आए हैं, लेकिन अब बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर पाएंगे और साथ साथ बच्चे के सहपाठी भी उनका असेसमेंट करेंगे। अर्थात यहाँ पर 3 प्रकार का असेसमेंट होगा, छात्र छात्राओं के द्वारा, स्वयं के द्वारा सेल्फ असेसमेंट, इसके साथ साथ उनके सहपाठियों के द्वारा और शिक्षकों के द्वारा। तो इससे बच्चे भविष्य में क्या सोच रहे हैं वे अपने बारे में अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अब हम आते हैं, एक चीज़ इसमें और कही गई है कि इंटरडिसिप्लिनरी संकाय के बारे में कही गई है बात, अर्थात कि मल्टीपल डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का पूल बनेगा। यदि उस पूल में चाहे तो साइंस का स्टूडेंट ह्यूमैनिटी का कोई विषय ले सकता है या चाहे तो कॉमर्स का विषय ले सकता है। इसी प्रकार से कॉमर्स का कोई स्टूडेंट या तो साइंस का विषय ले सकता है या ह्यूमैनिटी का विषय ले सकता है या दोनों में से किसी का भी विषय ले सकता है। इसी प्रकार से ह्यूमैनिटी का कोई स्टूडेंट साइंस का भी विषय ले सकता है और कॉमर्स का भी विषय ले सकता है जो उसके पूल में आता हो। यदि साइंस पढ़ने वाले किसी स्टूडेंट को फिजिक्स के साथ साथ यदि हिस्ट्री पढ़नी है तो ये ऑप्शन होगा कि वो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अर्थात यहाँ पर सीमाओं को, लिमिटेशन को समाप्त कर दिया गया है और मल्टीपल डिसिप्लिनरी पूल को बनाया गया है, जिसके माध्यम से वो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट अपने चॉइस के हिसाब से चुन सकते हैं। इसके साथ अब हम उच्च शिक्षा की और उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए तो और भी बड़ा परिवर्तन इसमें किया गया है। अभी तक यह देखा जाता था कि ग्रेजुएशन करते समय या बैचलर करते समय यदि किसी स्टूडेंट कोई कारणवश 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती थी तो उसकी डिग्री बेकार चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रथम वर्ष के बैचलर डिग्री के लिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए डिप्लोमा दिया जाएगा और तीसरे वर्ष के लिए डिग्री दी जाएगी। और साथ साथ यदि वो हायर एजुकेशन में रिसर्च के फील्ड में जाना चाहता है तो चौथे वर्ष के लिए रिसर्च डिग्री दी जाएगी और इसके साथ साथ 5वें वर्ष में वो इंटीग्रेटेड कोर्स के तौर पे मास्टर डिग्री भी कर सकता है। एमफिल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और इसके साथ अब पीएचडी यदि वो करना चाहता है हायर एजुकेशन के क्षेत्र में तो 4 वर्षों की अब पीएचडी हो जाएगी। इसके साथ साथ एकेडमिक वेटेज बैंक अर्थात एकेडमिक क्रेडिट बैंक भी बनाया गया है। यदि कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के या बैचलर डिग्री के 1 साल कंप्लीट करने के बाद यदि कोई दूसरे फील्ड में जाना चाहता है तो उसके मार्क्स और वेटेज बने रहेंगे और वो डिजी लॉकर के माध्यम से जमा हो जाएंगे और उसके जो भी वेटेज होंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे। फिर यदि वो किसी तीसरे फील्ड में जाना चाहता है तो तीसरे फील्ड में भी जा सकता है। दोनों फील्ड के जो वेटेज हैं और जो अंक हैं वो उसके डिजी लॉकर में जमा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से किसी भी स्टूडेंट का पहले किया गया जो कार्य है वो बेकार नहीं जाएगा, बल्कि उसके वेटेज या भारांक का फ़ायदा उसे बाद में मिलेगा। तो ये है महत्वपूर्ण बातें हायर एजुकेशन के लिए भी। साथ साथ सरकार ने शिक्षा में एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए विश्व के 100 अच्छे कॉलेजेस के कैंपस भारत में खोलने के लिए भी इसमें मंजूरी देने की बात कही है, जिससे कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा। मतलब भारतीय शिक्षा पद्धति विश्व स्तरीय हो सकती है। तो इस तरीके से शिक्षा को पूरी तरीके से रोजगार परक बनाने की कोशिश की गई है। साथ में इसमें प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्सेज को भी लाने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसे कार्य जो पहले हे दृष्टि के से देखे जाते थे उन्हें शिक्षा में या सिलेबस में स्थान दिया गया है। तो वाकई में एक बहुत ज़्यादा परिवर्तनकारी और पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी एवं आमूलचूल परिवर्तन लाने वाली ये व्यवस्था है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। लेकिन अब हमें देखते हैं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है और इसमें पेरेंट के साथ साथ विद्यार्थियों का, समाज का, सबका सहयोग अपेक्षित है, तभी किसी व्यवस्था को अच्छी तरीके से चलाया जा सकता है। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।